हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। वहां पे कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और उन नियम कायदों को फॉलो करना जरूरी है। उन कायदों को, उन रूल्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वहां पे रूल्स सिर्फ कहने के नहीं है बल्कि उनको फॉलो भी करना पड़ता है। और क्योंकि उनको फॉलो किया जाता है, यही कारण है कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे मिलिट्री हो, नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, ये तीनों ही हमारी जो ब्रांचेस हैं डिफेंस की, वो तीनों ही इतनी इफेक्टिव हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं। राइट। अब इसी तरह के ये जो रूल्स हैं, इसी तरह का एक रूल है जिसकी वजह से आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी एक पत्नी ऑलरेडी है, आप उस दौरान किसी और के साथ दूसरी शादी करते हैं या फिर आप किसी और के साथ अवैध रिश्ते बनाते हैं, यानी अडल्ट्री करते हैं, तो क्या आपकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आर्म्ड फोर्सेस के आप पर्सनल हैं, आप आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं और आप अपनी पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ गद्दारी करते हैं, तो फिर इसको देश के साथ गद्दारी का एक संकेत माना जाता है। मतलब आपको अटपटा सा लगेगा कि पर्सनल लाइफ एक तरफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ, इन दोनों का क्या तालमेल। बट ऐसा माना जाता है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, जहां पे आपका एक इमोशनल बॉन्ड अटैच होता है, अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि समय आने पे जहां पे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो देश को, वहां पे आप अपने देश को भी धोखा दे दें। राइट। तो ये एक अच्छा कैरेक्टर का संकेत नहीं होता। और आर्मी में बहुत जरूरी है, या जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रांग कैरेक्टर का इंसान वहां पर होना चाहिए। लेकिन अब बात करें अगर हम उन लोगों की, यानी जैसे मुस्लिम्स की बात करें, जहां पे उनका पर्सनल लॉ, उनका जो खुद का धर्म है, उनको अलाउ करता है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, वो एक समय पे 4 वाइफ्स रख सकते हैं, उनका धर्म उनको अलाउ कर रहा है, बट उनका जो प्रोफेशन है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर किसकी जीत होगी? एक चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसे में कोई इंसान शादी कर लेता है तो क्या उसकी शादी की वजह से उसकी नौकरी पर भी बात आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। और इसी के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। हाईकोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा था जिसके अंदर एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, जो कि मुस्लिम ऑफिसर हैं, उनकी पहली शादी के दौरान वो दूसरी शादी कर लेते हैं। मतलब उनकी पहली शादी हो चुकी होती है, उस शादी से उनकी एक बेटी भी होती है और उनकी वाइफ जिंदा होती है, ना उनकी वाइफ की डेथ हुई होती है, ना ही उनकी वाइफ से उनका तलाक हुआ होता है। तो यानी पहली शादी कंटिन्यूड है और उस पहली शादी के दौरान वो दूसरी शादी कर लेते हैं और उस दूसरी शादी से भी उनका एक बच्चा हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही ये बात पता चलती है एयरफोर्स में, एयरफोर्स उनको सस्पेंड कर देती है। ठीक है, उनकी सर्विस खत्म कर देती है। और उसके बाद फिर ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। और अब आपको जानना है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या ले डाउन किया। चलिए, तो आपको फैक्ट्स एक बार दोबारा से बता देती हूँ डिटेल में। देखिए, जिस ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, एज आई टोल्ड यू, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इस केस में उनका नाम जो है वो छुपाया गया है, तो नाम यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, प्राइवेसी की रीजंस की वजह से उनका नाम यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था साल 2005 में। ठीक है, और 2009 में उनकी शादी होती है एक मुस्लिम लेडी से। उनका नाम यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो उनकी शादी होती है मिस नजूम नहर से, नजमून नहर नाम है उनका, और उनसे उनकी शादी होती है और उससे उनकी एक बेटी भी होती है। राइट। और फिर वो जो आईएएफ ऑफिसर हैं वो दोबारा से दूसरी शादी कर लेते हैं जब उनकी पहली शादी चल रही होती है। पहली शादी उनकी 2009 में होती है, दूसरी शादी वो 2012 में करते हैं। ठीक है, और दूसरी शादी जो वो करते हैं ना, उन्होंने इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली होती है। ठीक है, तो एयरफोर्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप मुस्लिम हैं और आपको दूसरी शादी करनी भी है तो आपको एयरफोर्स से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने परमिशन लेनी पड़ती है, उनके सामने आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, एप्लीकेशन लगानी है, आपको रीजंस बताने हैं, और उसके बाद आपकी दूसरी शादी अगर वो अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर वहां से परमिशन नहीं आ रही है ना, तो आप अलाउड नहीं है दूसरी शादी करने के। और अगर आप कर लेते हैं दूसरी शादी वहां से बिना परमिशन लिए, तो फिर वहां पे आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, जहां पे आपकी नौकरी पर बात आती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन का मामला नहीं होता है ये। तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनके खिलाफ फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन्होंने खुद ही ये बताया कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है, और इनफैक्ट उन्होंने खुद ही इंफॉर्मेशन दी थी उनके सामने जाके कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। ओके, तो जब उन्होंने बताया तो उनके खिलाफ उन्होंने खुद ही इंफॉर्मेशन दी अपने खिलाफ, और उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद उनको शो कॉज नोटिस दिया गया कि उनको पूछा गया कि आपके खिलाफ क्यों एक्शन ना लिया जाए, तो उसमें कुछ खास वो जवाब दे नहीं
पाए, इस वजह से उन्होंने बस ये कहा था कि ये जो रूल है, जिस रूल के तहत हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, उस रूल को इग्नोर किया जाए मेरे केस में। बेसिकली ही आस्क्ड फॉर इग्नोरेंस ऑफ दैट रूल इन हिज पर्टिकुलर केस बिकॉज ही प्लीडेड दैट ही डिड नॉट नो अबाउट दिस रूल। उन्होंने ये कहा कि वो इस रूल के बारे में जानते नहीं थे और इस वजह से उनको अलाउ किया जाए। हालांकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब आप कानून नहीं जानते ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बहाना नहीं है। इसकी वजह से आपको आप बच नहीं सकते हैं। ये कॉमन बात है जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होती है, बट बाकी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम कानून को नहीं जानते और हमें नहीं पता था, इस वजह से प्लीज हमें एक्सक्यूज कर दिया जाए। दैट इज नेवर एन एक्सक्यूज, वहां पे आपको कोई बचाव नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बिना परमिशन की शादी की थी और इस वजह से उनकी जो शादी थी वो शादी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो तो उनके पर्सनल लॉ से गवर्न होगी, उसका एयरफोर्स के रूल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट वो शादी भले ही वैलिड हो, लेकिन उस शादी के बेसिस पर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है और ऐसा बोलकर उन्होंने उसको निकाल दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो अपील में भी पहुंचे उस ऑर्डर के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के सामने। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनकी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद फिर वो उस ऑर्डर के खिलाफ, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑर्डर है, उसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचे। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आपको लगेगा कि ट्राइब्यूनल से मामला हाई कोर्ट में कैसे जा रहा है, ट्राइब्यूनल से तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन आपको इस जजमेंट का नाम ध्यान रखना है। जजमेंट आपको दिखेगा स्क्रीन पर, बालकृष्ण राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस के मामले वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इसके बेसिस पर हाई कोर्ट्स के पास भी जुरिस्डिक्शन होती है इन मामलों को सुनने की। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोर्ट ने डिस्कस किया यहाँ पे जो भी रूल्स थे ना, एयरफोर्स रेगुलेशन रूल्स। तो आपको मैंने बताया ना कि रूल्स की यहाँ पे कंप्लायंस नहीं हुई थी, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था। तो इसमें ना कुछ ग्राउंड्स हैं। बेसिकली आप अगर मुस्लिम हैं, ठीक है, और आप एक से ज्यादा शादी करना चाहते हैं और आपका लॉ आपको अलाउ करता है एक से ज्यादा, अगर कोई हिंदू एक से ज्यादा शादी करता है और क्योंकि आपको लॉ ही अलाउ नहीं करता तो वहां पे तो आप भूल जाइए, वहां पे परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन मुस्लिम हो और आपका लॉ आपको अलाउ कर रहा है एक से ज्यादा शादी करने के लिए, तो फिर आप अपनी मर्जी से बस शादी करके आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एक से ज्यादा शादी की। और वो परमिशन आपको कब मिलेगी? सिर्फ इन ग्राउंड्स पे। क्या ग्राउंड है? कि भाई आपकी पहली पत्नी आपको छोड़ के भाग गई है, ठीक है, और आपने प्रूव कर दिया कि हाँ वो आपको छोड़ के चली गई है, मतलब शी हैज डिजर्टेड यू। दूसरा ग्राउंड कि आपकी जो पहली पत्नी है उसको मेडिकली इंसेन, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई इनकी वाइफ जो है वो इंसेन है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो डॉक्टर्स के डिक्लेरेशन के बाद, या फिर उसने ये प्रूव कर दिया हो कि उसकी वाइफ ने उसके साथ धोखा किया है, इनफिडेलिटी की है, यानी वाइफ ने एडल्ट्री की है। ठीक है, तो अगर वाइफ अपने किसी के साथ अवैध संबंध बनाती है और उस दौरान आप अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसमें आपको ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस परमिशन दे देती हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम पर्सन भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है, और ये भी आप तब कर सकते हैं जब आपने परमिशन ले ली हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज है इसमें, अगर आप ये परमिशन मतलब इस परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे सारी की सारी ये चीजें वहां पे बतानी पड़ेंगी कि क्या आपकी जो प्रेजेंट वाइफ है, जिसके आपकी जो पहली पत्नी है या पत्नियां हैं, क्या उन्होंने अलाउ कर दिया है शादी करने के लिए? ठीक है, क्या उन्होंने कंसेंट, मतलब उनकी सहमति है आपकी दूसरी शादी को लेकर? ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो आपकी प्रेजेंट वाइफ है, क्या वो भी आपके साथ ही एक घर में रहेंगी, यानी आपकी जो दोनों पत्नियां हैं या एक से ज्यादा पत्नियां जो हैं वो आपके साथ एक ही घर में रहेंगी? क्या आप उनको सेम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दोगे? ठीक है, और अगर उनसे जो बच्चे हैं उन बच्चों के नाम, उनका जेंडर, उनकी एज वगैरह वो सब आपको बतानी पड़ेगी। और फिर किसके पास कस्टडी रहेगी उनकी? माँ के पास रहेगी या आपके पास रहेगी? और फिर कितनी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दोगे आप हर बच्चे को अगर वो अलग रहते हैं तो? ठीक है, और कौन से लॉ के अंडर आप दूसरी शादी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो वही रूल है जो सब पे लगता है ना। तो कौन से लॉ के अंडर आप कर रहे हैं तो आपको अपना लॉ भी बताना पड़ेगा। या कौन सा कस्टम आपके ऊपर लगता है जिससे कि आपको एक से ज्यादा शादियां अलाउड है, तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में अपनी एप्लीकेशन के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल्स आप बताएंगे तब जाके आपको अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था इस केस के अंदर, एक और रूल डिस्कस किया था जो कि 579 के जी के अंदर देखने को मिलता है कि कोर्ट का कहना इसमें, मतलब कोर्ट ने डिस्कस किया इस रूल के बारे में। इस रूल के अंदर क्या लिखा है? इस रूल में लिखा है कि
कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि एक इंसान ने एक से ज्यादा शादी कर ली और बिना परमिशन के करी है, परमिशन ली नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें ना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब कि आपकी जॉब के ऊपर बात आती है, लेकिन इसके अंदर भी ना एक ऑप्शन होता है कि उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे सकता है। वो खुद से नहीं देगा, वो कमांडिंग ऑफिसर का काम क्या होगा कि वो ये जो मैटर है इस मैटर की फाइल बना के एयर हेडक्वार्टर में भेजेगा, ठीक है, और वहां पे जाएगा और उसमें एक रिकमेंडेशन देगा कि बताओ कि यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देना चाहिए या नहीं। एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन का मतलब कि जो चीज हो चुकी है उसी की हम परमिशन देना चाहते हैं या नहीं, यानी शादी तो तुमने पहले कर ली, अब हमारे हाथ में है कि हम उसको सही मानेंगे या गलत, यानी उसकी हम परमिशन देंगे या नहीं। मतलब जो चीज हो चुकी है उसी हुई चीज की आप अब परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दिया जाना चाहिए हेडक्वार्टर के दौरान या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर उसके खिलाफ उसको परमिशन नहीं बल्कि उसके खिलाफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये जो पावर है किसके पास है, जो इसका कमांडिंग ऑफिसर है। तो कमांडिंग ऑफिसर का काम है कि ये रिकमेंडेशन वो आगे भेजे। अब कमांडिंग ऑफिसर अपने हिसाब से अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करके भेज देगा। अगर कमांडिंग ऑफिसर को लगता है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, इसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, इसको नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, तो फिर वो लिखकर भेज देगा और उसके बाद एयर हेडक्वार्टर जो हेडक्वार्टर है वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा। और अगर कमांडिंग ऑफिसर को ये लगता है कि इस केस में उसको परमिशन दे दी जानी चाहिए क्योंकि ये पहले शादी कर चुका है बट स्टिल परमिशन शुड बी गिवन, तो उस केस में एयर हेडक्वार्टर का फैसला होता है कि वो कमांडिंग ऑफिसर की बात मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर का काम होता है कि वो ये रिकमेंडेशन भेजे, चाहे कोई भी रिकमेंडेशन, चाहे उसके फेवर में चाहे उसके खिलाफ, लेकिन रिकमेंडेशन भेजनी होती है, ये रूल होता है, ठीक है। तो अब जो ये केस था ना, इस केस के अंदर जो हमारा ये वाला केस लॉ है, इस केस के अंदर यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने ये जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं भेजी, ठीक है। उनको ये रिक्वायरमेंट भेजनी थी और उन्होंने ये रिक्वायरमेंट भेजी नहीं, ठीक है। और उसके वजह से कोर्ट का ये कहना था कि देखिए इस केस में जो उसने शादी की है वो बिना परमिशन की है, माना। तो इस केस में कोर्ट का कहना ये था, देखिए उसने परमिशन के लिए जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने अपना काम किया या नहीं किया वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इस केस में जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसने बिना परमिशन की शादी की है, इसने रूल्स को फ्लाउट किया है, राइट। लेकिन रूल्स के खिलाफ जाने की जो सजा इसको मिली है, यानी इसको नौकरी से ही निकाल दिया गया है, वो सजा बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है। मतलब इसने जो कमी, इसकी जो कमी थी, इसकी जो गलती थी, उस गलती के कंपैरिजन में इसकी जो सजा है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, उतनी सजा ये डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो मतलब बेसिकली यहाँ पे तो वो वाली चीज हो गई कि हाँ तुमने दूसरी शादी की बिना परमिशन की, चलो बाहर, मतलब माइंड अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। बिना जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया कि इसकी ये एक गरीब इंसान है, ये पूरा इसके घर के ऊपर, इसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, इसकी पहली पत्नी से भी एक बेटी है, दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हो चुका है और ये अकेला घर में कमाने वाला है, इसको अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी उठानी है। तो ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको बिना कंसिडर किए इसको नौकरी से निकाल दिया गया, कोई एक्सेप्शन ही नहीं दिया गया। और इस वजह से यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि ये जो फैसला था वो सही नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने कोर्ट का जो कोटेशन है यहाँ पे लिखा है, द प्रेजेंट पेटिशनर बीइंग द सॉलिटरी ब्रेड अर्नर, मतलब घर में कमाने खाने वाला इंसान एक यही है, और क्योंकि इसके पास राइट टू लाइवलीहुड है तो इसका राइट टू लाइवलीहुड नहीं छीना जाना चाहिए। आपका आर्टिकल 21 के अंदर भी आपको राइट टू लाइवलीहुड आपको मिलता है और आपका राइट टू लाइवलीहुड आपसे छीना नहीं जाना चाहिए, और यही कारण था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि देखो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें 4 शादियां अलाउड हैं, उसकी कंडीशन बस ये होती है कि 4 शादियां आप कर सकते हो लेकिन आपको सभी पत्नियों को सेम लेवल पर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि दूसरी शादी कर ली तो पहली वाली को भूल जाओ, पहली वाली को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उसको भी सेम लेवल पर आप रखेंगे तब आप 4 शादियां कर सकते हैं, ओके। और पहली वाली की पत्नी की जो इजाजत है वो भी आपको मिलनी चाहिए, अगर वो अलाउ करती है यानी वो सहमति जताती है उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको कानून अलाउ कर रहा है और आप शादी कर रहे हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट ने यही सारी चीजें डिस्कस करके कहा कि यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर ने इसको एक्स पोस्ट फैक्टो परमिशन नहीं दी वो ठीक नहीं थी। प्लस कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर है ना उसने माइंड अप्लाई नहीं किया, एक चीज। दूसरी चीज, उसने जो रिपोर्ट भेजनी थी ना हेडक्वार्टर में वो रिपोर्ट तो भेजी ही नहीं,
कि क्या किस तरह का एक्शन इसके खिलाफ लिया जाना चाहिए, सीधा ही इसके खिलाफ एक्शन ले लिया। मतलब आगे रिकमेंडेशन नहीं भेजी, एयर हेडक्वार्टर में कुछ भेजा ही नहीं, ना इसके फेवर में ना इसके खिलाफ। तो वहां पे भी कमांडिंग ऑफिसर की गलती थी, ठीक है। और यही कारण था कि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम ऑफिसर ने दूसरी शादी कर भी ली है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसने मतलब उसके जो करियर है, जब तक जितना टाइम 2005 से लेके जब तक उसको निकाला नहीं गया था तब तक उसकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब उसकी सर्विस में कोई दाग नहीं था, ठीक है। उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस दी है। तो एक पेट्रियाटिक सोल्जर को इस तरह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसका जो राइट टू लाइवलीहुड है उसे नहीं छीना जाना चाहिए। और यही कारण था कि कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और इसको वापस से रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया है। अब फटाफट से बात करते हैं जुडिशरी के P2I लाइव बैच 8 की। इस बैच के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलने वाला है। फटाफट से इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो बैच है इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 10 अक्टूबर से, यानी क्लासेस आज इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये जो क्लास है ये 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में लाइव होती हैं, राइट। और इन क्लासेस के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। जो तैयारी है ये आपको स्क्रैच से कराई जाती है। अभी क्योंकि दशहरा धमाका सेल चल रही है, डबल धमाका सेल, तो इसकी वजह से जिस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होती थी, अब उसमें आपको 2+2 की वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। तो 2+2 की वैलिडिटी का क्या फायदा है? देखो, जो स्टूडेंट्स LLB में हैं, खासतौर पे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और वो तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि बाय द टाइम आपकी LLB हो, आपकी तैयारी भी हो जाए, पेपर भी निकल जाए और जल्दी से जल्दी आप जज बन जाओ, तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है ना। तो उनको 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी, तो आप एग्जाम कब दोगे तब तक तो आपको ये चाहिए ना कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट करता रहे, राइट। आपका जो देखो कोर्स है ये स्टार्ट होता है, मान लो सपोज ये कोर्स इस दिन स्टार्ट हुआ तो इस दिन से 12 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी तो आपको हेल्प चाहिए, आपको टेस्ट देने हैं, आपको स्टडी मटीरियल चाहिए, कुछ भी आपको मॉक सेशंस वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। और मान लो आपका प्रीलिम्स निकला, फिर आपका मेंस निकला, फिर आपका इंटरव्यू निकला, तो जब आपका इंटरव्यू के लिए टाइम आएगा तब आपको मॉक सेशंस लगाने हैं, मॉक इंटरव्यूज के, मेंस के लिए मॉक लगाने हैं। जरूरी नहीं है ना कि पहला जुडिशरी का एग्जाम दो और पहला ही क्रैक हो जाए, हो सकता है आपके तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हो। तो आप ये तो इंश्योर करना चाहेंगे ना कि आपको वैलिडिटी पूरी मिले, तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी इस सेल के चलते, और इसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना, उतना ही अमाउंट पे करना है जितना बाकी स्टूडेंट्स ने किया। तो 30,000 में आपको मिल रही है डबल धमाका सेल की वजह से 4 साल की वैलिडिटी, ठीक है। इस बैच में और क्या क्या आपको मिल रहा है? देखो, इस बैच में आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, 15 स्टेट के लोकल लॉज यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका इंग्लिश, हिंदी जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, और जीके वाले पोर्शन में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स सारा ही यहाँ पे कवर कराया जाता है थ्रू लाइव क्लासेस, ठीक है। लोकल लॉज के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप जब चाहें उस टाइम पे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आप पढ़ाई करते टाइम लोकल लॉज की तैयारी नहीं करना चाहते हो, एग्जाम आने से पहले करना चाहते हो, और हो सकता है आपने तैयारी लेट्स से सिर्फ 2 स्टेट्स की कर रहे थे और फिर आपको लगा तीसरे स्टेट का एग्जाम भी आ गया, अब इसका भी पेपर देना चाहते हो आप, और आप उसके लिए उसके लोकल लॉज को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके पास मटीरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो उस अवेलेबिलिटी के लिए भी आपको वो लोकल लॉज आपके पास रिकॉर्डेड ही रहेंगे, ठीक है, वो लाइव नहीं होंगे। बट अदरवाइज जो बाकी की क्लासेस हैं वो लाइव होंगी, और वो लाइव होने के बाद रिकॉर्ड हो जाती हैं, रिकॉर्ड होके आपकी ऐप में रहती हैं। और वो ऐप में कब तक रहती है? जब तक आपका बैच वैलिड है। तो अगर आपका बैच वैलिड 4 साल तक रहेगा तो 4 साल तक आपकी ऐप में वो क्लासेस रहेंगी। 4 साल तक आप उन क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इन क्लासेस के साथ और क्या क्या मिल रहा है? आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जो भी आप क्लास लगाओगे उसके हैंड रिटन नोट्स हमारी एक टीम साथ साथ बैठ के बनाती है और वो साथ साथ अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स हो गए, MCQs हो गए, जो आपके MCQs हैं वो आपको मिलते हैं। हर क्लास के साथ आपको हर टॉपिक के 10 से 12 MCQs मिल जाते हैं, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ हो गई। फिर मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो गया। आपको हर वीकेंड पे संडे को एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलता है। दोनों सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चलते हैं आपके एक टाइम पे, 4 से 6 और 6 से 8 में, तो दोनों का आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा। आप आंसर लिखेंगे, हमें भेजेंगे, हम आपका आंसर चेक करेंगे, फीडबैक देंगे आपको, इससे आपकी मेंस की तैयारी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और सक्सेस इन प्रीलिम्स का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। वो क्या है वो आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपने इस दिन एडमिशन लिया, ठीक है, आपका कोर्स इस दिन खत्म हो गया, और इसके कुछ टाइम बाद ही
एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद ही किसी स्टेट की नोटिफिकेशन आ गई और अब आपको हो रहा है कि मेरा सिलेबस तो आधा भी नहीं हुआ, मैं पेपर कैसे दूंगा, आपको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। लेकिन आप पेपर देना भी चाहते हैं, आप क्लियर भी करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स वाला फीचर काम आएगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स वाले फीचर में क्या होता है कि आपको ना क्रैश कोर्सेज मिलेंगे जब भी कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, जितनी भी बार नोटिफिकेशन आएगी, जब तक आपका बैच वैलिड है, मान लो 4 साल तक वैलिड है, तो जितनी बार भी नोटिफिकेशन आएगी उतनी बार क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। उस क्रैश कोर्स में आपका पूरा सिलेबस, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो पूरा सिलेबस आएगा ना, उस पूरे सिलेबस को रैपिडली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराया जाएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवाइज कराया जाएगा, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। प्लस उसके मॉक कंडक्ट किए जाएंगे, तो रैपिड रिवीजन कर लिया आपने, साथ में मॉक कर लिए, तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार, ठीक है। उसके बाद मेंस की बात करें, जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ फिर मेंस के मॉक्स हो जाएंगे, जैसे ही आपका मेंस हुआ फिर इंटरव्यू के मॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो बेसिकली आपको स्क्रैच से पढ़ाया भी जा रहा है और आपके टेस्ट भी हो रहे हैं और आपको क्रैश कोर्स में रिवाइज भी कराया जा रहा है। जनरली ये नहीं मिलता है, क्रैश कोर्स वगैरह कहीं नहीं मिलता है, बट आपको ये भी यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलती है, यहाँ मिल रही है, वो मेंटोर्स की है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एडमिशन लेता है उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर मिल जाता है। उस मेंटोर का काम ये होता है कि वो आपको थ्रू आउट द जर्नी, जिस दिन एडमिशन लेते हैं जब तक आप क्लियर नहीं करते अपना जुडिशरी का एग्जाम, थ्रू आउट द जर्नी आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। वो आपको बाकी की चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, सिलेबस के अलावा। सिलेबस देखो आपके फैकल्टीज आपको हेल्प करते हैं, बट आपको मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत रहती है, डिसिप्लिन को लेकर, मोटिवेशन को लेकर, अपनी पर्सनल आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सब जो क्या क्या अड़चनें आपके तैयारी के दौरान आ रही हैं, तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको होल्ड करेगा मेंटोर। तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है तैयारी के दौरान, ठीक है, जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सोचेगा, जहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं कि ये पता नहीं क्या सोच रहा है ना। आपको ये नहीं सोचना कि कहीं कंपटीशन के मारे मुझे गलत एडवाइस तो नहीं दे रहा, तो ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सोचेगा। तो आपको यहाँ पे ना हर चीज़ मिल रही है, आप प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिल रही है। और कितनी कॉस्ट में? सिर्फ 30,000 में। लेकिन ये 30,000 में कोर्स आपको कैसे मिलेगा? जो आपको स्क्रीन पर ये कोड नजर आ रहा है ना, निशा लाइव, आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। निशा लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आप कुछ भी आपको एडमिशन के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप यहाँ nisha_lamba 07 पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर nisha_lamba 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी ये PPT भी शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।